पहले अर्जुन बन जाना जरूरी है। बन जाइए पहले अर्जुन, सहमत हो जाइए अर्जुन से आप भी पूरी तरह। अर्जुन का एक एक तर्क आपका तर्क है। अर्जुन ने निष्कर्ष निकाल लिया। बोले इन सब बातों से अब ये साबित होता है कि मैं यहाँ मरी जाऊं तो बेहतर है, पर मैं लड़ाई तो नहीं करूंगा, तो कृपया प्रयास भी ना करें। अब कृष्ण प्रयास करते हैं तो वो प्रयास कुछ ऐसा प्रबल होता है कि 20 शताब्दियां बीत चुकी हैं, मरने वाले चले गए, मारने वाले चले गए, कहाँ धनुष, कहाँ गदाएं, कहाँ कौरव, कहाँ पांडव, लेकिन भगवत गीता सूरज की तरह आज भी चमक रही है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम ऋचा है। आपको मैंने 3 महीने पहले मुझे यूट्यूब में आप मिले और तब से मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ चेंज हम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ काफ़ी कुछ मन में चल रहा था जो कि मतलब कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो कुछ ऐसा है, अगर हम डिफ़ाइन करें तो कॉन्फिडेंस कम रहता है, मुझे कन्फ्यूज़न रहता है और इंट्रोवर्ट हम काफ़ी, मतलब मुझे किसी से इंटरेक्ट करने में कर नहीं पाते हम सही से। और दूसरा ये कि जहाँ मुझे लगता है कि मेरी बात को सुनने वाला और समझने वाला नहीं है सामने वाला, वहाँ पे हम बोलते नहीं हैं और इस वजह से हम मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस एट मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम चुप रहते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन मन में बहुत कुछ चलता होता है। मेरे मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जब मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे लगता है कि शायद पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है, पैट्रियार्की की वजह से है, या मेरे आसपास जो हम दुनिया देखते हैं और समझते हैं उसकी वजह से है। अगर थोड़ा सा डिफ़ाइन करें कि मेरे मन में क्या हो चलता है, जब हम छोटे थे, शायद सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, मेरी लोकेलिटी में एक दीदी थी, उनकी शादी हुई। शादी कुछ टाइम बाद दहेज की वजह से उनको जला दिया गया, मतलब कि उनके हस्बैंड ने और इन लॉज ने मिलकर के उनको जला दिया। वो हैं, ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं, बट वो पूरी बदल गई, मतलब कि गला और कंधा पूरा मिल गया, इतना मतलब स्किन जल गई, गल गई उनके। उसके बाद जो भी केस हुआ जो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ, उनकी लाइफ बदल गई पूरी तरीके से। थोड़े और बड़े हुए लोकेलिटी में एक दूसरी दीदी थी, उनकी शादी हुई, उनका भी उनके इन लॉ के साथ सही नहीं चल रहा था, डिस्कशंस होते थे, लेकिन उनके मायके वाले वापस उनको घर भेज देते थे, उनके ससुराल। एट द एंड ये हुआ कि व्हेन शी वाज 3 months प्रेग्नेंट, वन अनफॉर्चुनेट नाइट उनके हस्बैंड ने उनको शायद जहर दे के मारा, एंड जब वो बेहोश, जहर दे के बेहोश करा, और जब बेहोश वो हो गई उनको ट्रैक पे डाल दिया, रेलवे ट्रैक जो होता है, ट्रेन निकल गई उनसे, उनकी लाइफ ख़त्म। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी वो, सब कुछ था। फिर थोड़े और बड़े हुए तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखें तो वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो हुई, कारगिल की, गोधरा कांड हुए, तो उसको हम एज ए थर्ड पर्सन उसको हम समझते थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये कौन है पीछे से जो ये कर रहा है। केसेस सुनने को मिलते थे जहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सॉरी बोल नहीं पा रहे हैं सही से। अभी आजकल जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर रेप्स की बात करें तो अभी सिचुएशन ऐसी, कुछ केसेस ऐसे सुनने को आते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, सम ऑफ द मैन, जो दे नॉट ओनली रेप फीमेल ह्यूमन of any age, but they also rape any other species like goats, dogs, cows, pregnant cows। ऐसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं। वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं, ये समझ में नहीं आता है, बट गुस्सा बहुत है, मन में गुस्सा बहुत आता है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। अब वो गुस्से का असर मेरी पर्सनल लाइफ में पड़ता है। मुझे मतलब कि अंदर फाइट चलती रहती है कि मुझे ये चीज़ें नहीं झेलनी है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में मुझे बराबरी हम करने जाते हैं, तुलना, मतलब कि मुझे अगर मुझे इतनी छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है कि अगर हम अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रहे हैं तो मुझे पीछे बैठना पड़ता है, मुझे वो पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता। अब ये बात हम बोल नहीं सकते, बोलने वाली बात नहीं है, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि अगर हम उस अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि समथिंग रॉन्ग विद यू, कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। या छोटी छोटी बातें जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे पीछे फील होता है, मेरे, अगर हम एज ए वाइफ और एज ए डॉटर इन लॉ,
मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब उसका असर ये होता है कि मेरे अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा है, हम उसको बता पाते हैं किसी को सही तरीके से। तो हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं, अपने आप को ही हिट करते हैं। और अगर हस्बैंड को भी गुस्सा दिखाते तो गलत तरीके से जाता है, अपनी बात को हम सही तरीके से बता नहीं पाते। मेरा एक छोटा बच्चा है, 3 साल का है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उसके साथ होती है, बिकॉज इस चीज़ का जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो उस पर निकलता है। एक छोटा बच्चा है, वो जिद करता है छोटी छोटी बातों पे। जब वो जिद करता है तो हम उसको बिना बात ही कई बार ज़्यादा डांट देते हैं या थप्पड़ भी उठा देते हैं। अब मेरी कोशिश होती है तो उसके ऊपर हाथ ना उठाएं, बट गुस्सा होता है। अब उसके अंदर मुझे वो रिफ्लेक्शन दिखता है कि अगर उसको ये समझ में आता है कि उसकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो वो गुस्सा दिखा सकता है। वो रिफ्लेक्शन मुझे उसके ऊपर दिखता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से हम हमेशा बचने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने घर पे भी एग्रेशन देखा है मेरे पिताजी का। ऑल्दो उन्होंने कभी फिजिकली हर्ट नहीं करा मेरी मम्मी को या हम लोगों को भी, बट कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा मतलब मैंने जनरली देखा है कि हस्बैंड्स जो होते हैं, या मतलब मैंने इसी टर्म्स में देखा है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी फैमिली को, कैसे रन करना है, या वाइफ के डिसीजंस हैं या जो भी है। ऑल्दो माई हस्बैंड इन टर्म्स में ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, बट मैंने देखा अपने फादर को, अपने ब्रदर इन लॉज को। तो मुझे अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। मुझे ना सजेशंस अच्छे लगते हैं अगर सामने से आ रहे हैं ना, और कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। कई बार हम इस चीज़ को कह देते हैं तो भी सही तरीके से नहीं कह पाते, तो वो झगड़े में ही बदल जाता है। कई बार हम नहीं कह पाते, तो अगर नहीं कह पाते तो उसका गुस्सा फिर मेरे अपने ऊपर निकलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस गुस्से के साथ क्या करें, मतलब कि किस तरीके से हम इसको राइट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं कि कुछ पॉजिटिव चेंज कर पाएँ। देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ, हत्या हुई, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दो समुदायों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक लिंग के लोग दूसरे लिंग पर वर्चस्व रखना चाहते हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बहुत सारी आपने बातें कही, और ये सब बातें आपको ठीक नहीं लगती हैं। आप में क्रोध आता है, आप कह रही हैं कि आप एक सीमा के बाद संवाद से ही पीछे हट जाती हैं, बहुत बातचीत ही नहीं करना चाहती। देखिए, ये लगता तो सभी को है कि कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जिसे अपने जीवन से, समाज से, देश से शिकायत नहीं होगी। अखबार भरे रहते हैं उन बातों से जो गलत हैं, सुर्खियाँ भी उन्हीं को मिलती हैं। प्रश्न ये है कि गुस्सा करना किस पर है, किसको हम गलत ठहरा रहे हैं, क्या हम बदलना चाह रहे हैं। क्रोध तो ऊर्जा का एक उफान होता है जो कुछ बदलना चाहता है। जब मन को ये एहसास होता है कि कहीं कुछ गलत है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में हो सकती है, और क्रोध होता ही यही है। ऊर्जा का एक उफान, बढ़ गई है ऊर्जा। आप
तुरंत ही कुछ परिवर्तित कर देना चाहते हैं। हम भी मानते हैं कि बहुत कुछ गलत है, और अगर कुछ गलत है तो उसको परिवर्तित किया ही जाना चाहिए। पर क्या बदलना चाहती हैं आप? क्रोध जो जानता हो स्वयं को, वो सृजनात्मक हो जाता है, और क्रोध जो स्वयं को नहीं जानता वो अंधा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, बस तोड़फोड़ करता है। क्या हमें पता है हम किस पर क्रोधित हों? क्या हमें पता है गलत ही क्या है? एक व्यक्ति है जो विवाह ही दहेज के लिए कर रहा है, पत्नी से उतना मिल नहीं रहा, तो गर्भवती पत्नी है तो भी उसको मारे दे रहा है। ये व्यक्ति कभी पैदा हुआ था, बच्चा था, जैसे अभी आपका छोटा बच्चा 3 साल का, वैसे ये हत्यारा भी एक दिन बच्चा था। ये कैसे पहुंच गया इस हालत में जहां ये जीवन भर किसी व्यक्ति के साथ साथ रहने, खाने पीने, सोने को तैयार हो गया पैसे की खातिर? किसने इसको उस हालत में पहुंचा दिया? जानवर भी ऐसे नहीं होते। जानवरों से बदतर इस मनुष्य को किसने बना दिया? खुद तो नहीं बना होगा, इतनी बुरी तो नहीं मनुष्य की प्रकृति कि वो दूसरे मनुष्य को, जिसके गर्भ में उसी की औलाद हो, पैसे की खातिर जला दे या ट्रेन के नीचे डाल दे। ये कर कौन रहा है? आसान हो जाता है कहना कि ये काम उस इंसान ने करा, उस पर थूक दो, सरेआम फांसी की मांग करो, कहीं दिख जाए तो उसको पत्थर मारो, लिंचिंग कर दो उसकी। ये तो ठीक है, इस व्यक्ति ने बड़े पाप करे, इसको मार दो। और मारने की बात कौन कर रहा है? ये पूरी भीड़ इसको मारने की बात कर रही है। ये जो आदमी है, ये बचपन से लेकर के आज तक इसी भीड़ के बीचों बीच रहा है। ये जैसा भी बना है, इसे किसने ऐसा बनाया है? और वही भीड़ क्या कह रही है? इसे मार दो। मुझे इस व्यक्ति की वकालत नहीं करनी है, इस व्यक्ति से मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है, इसको बचाने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो बस समझना चाह रहा हूं ये व्यक्ति आया कहां से। एक नेता है जो किसी देश पर युद्ध घोषित कर देता है। आज भी इस समय एक बड़ी लड़ाई चल रही है दुनिया में, हर तरह के हथियार उसमें प्रयुक्त हैं। आशंका ये भी है कि उसमें जैविक हथियार, रासायनिक, यहाँ तक कि नाभिकीय हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एक नेता है, उस नेता ने युद्ध घोषित कर दिया है, उस युद्ध में हजारों लोग मारे ही जा चुके हैं। उस नेता को ताकत कहां से मिल रही है? मैं उस नेता को दोष दे दूं, मार दूं उस नेता को? और नेताओं को मारने की भी हमारी पुरानी परंपरा है। सद्दाम हुसैन को याद करिए, मारा गया था कैसे हुआ। न्यायालय में खड़ा है सद्दाम हुसैन, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मार दो। और बहुत सारे नेता हैं, उन्हें या तो मार दिया जाता है युद्ध के बाद, या वो आत्महत्या कर लेते हैं। नेता, सिर्फ नेता जिम्मेदार है? नेता कहां से आया? नेता को नेता बनाया किसने है? नहीं, उसकी हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम ही ने बनाया है। धर्मावलंबियों, बल्कि अंधावलंबियों की एक भीड़ दूसरे पंथ के
लोगों की बस्ती में घुसकर आग लगा देती है, या दूसरे पंथ के लोगों से भरी हुई ट्रेन के एक डब्बे में आग लगा देती है। दर्जनों, सैकड़ों, कई बार हजारों लोग मरते हैं इस तरह के उत्पातों में। ये जो आग लगाने वाले लोग हैं, इनको धर्म का ये विकृत अर्थ बताया किसने? या वो पैदा ही हुए थे धर्म के बारे में इस तरह की मूर्खतापूर्ण, विभत्स, हिंसक धारणाएं लेकर के? किसने बनाया, बताइए तो। जानवर अपने माहौल का उत्पाद नहीं होता, उस पर अपने माहौल का असर पड़ता भी है तो 10-20%। आप एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा ले आइए और आप बड़े आदमी हैं, लाखों की आपकी कमाई, बड़ा आपका घर है, आप उस बच्चे को बिल्कुल अपने साथ रखिए, उसको बोतल से दूध पिलाइए, अपने बिस्तर पे सुलाइए, उसे कपड़े भी पहनाइए, आजकल ये सब किया जाता है, ये सब करिए। उसको आप बिल्कुल वही माहौल दीजिए जो आप अपने बच्चे को देते हैं घर में, और देते हैं लोग। कुत्ते का बच्चा भी आपके घर में कालीन पर चल रहा है, एसी की हवा ले रहा है, आप बाहर निकलते हैं तो आपके साथ साथ गाड़ी में चल रहा है। ये सब कुछ करिए आप कुत्ते के बच्चे के साथ, और ये सब करने के 5 साल बाद आप अपने कुत्ते को सड़क के कुत्ते से जरा नाप कर देखिए, शारीरिक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर, मानसिक तौर पर। तुलना में 10-20% का अर्थ मिलेगा, अंतर मिलेगा। यहां तक कि आप अपने डॉगी को जब घुमाने लेके चलेंगे सड़क पर, और उसके सामने सड़क का डॉगी आ जाएगा, तो बिल्कुल कलाई खुल जानी है, दोनों एक हो जाते हैं। देखा है? बिल्कुल एक हो जाने हैं। अगर दोनों नर हैं तो भौंकने की जो प्रतिस्पर्धा चलेगी पूछिए मत। और अगर वो जो सड़क वाला डॉगी है वो मादा है, तो आपका डॉगी एसी और बोतल और बिस्तर और गाड़ी सब भूल जाना है, उसे याद आना है बस ये कि मैं तो श्वान हूं, मैं भी वही हूं जो ये है। तो पशुओं पर बहुत अंतर नहीं डाला जा सकता परवरिश का, थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, बहुत नहीं। इंसान बहुत ज्यादा निर्मित और निर्धारित होता है अपने माहौल परवरिश से। अब इंसान अगर घोर विकृत निकल रहा है तो मैं समझ नहीं रहा मैं दोष दूं किसको। निश्चित रूप से उस इंसान को दिया तो जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं कहता हूं, वेदांत की सीख है कि तुम्हारा माहौल कितना भी खराब हो, अंततः चुनाव की शक्ति तुम्हारे पास रहती है, तो दोष किसी दूसरे को मत देना। ये बिल्कुल मेरी सीख है। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है और कहता है कि मैं तो मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मेरा तो माहौल ही खराब है, तो मैं उससे हर बार यही कहता हूं, माहौल को दोष मत दो, क्योंकि माहौल किसी के नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन अपना जीवन और अपने चुनाव तो हम निर्धारित करते हैं ना। तुम क्यों गलत चुनाव करते हो? क्यों तुम बाहरी डर, दबाव, लालच के आगे घुटने टेकते हो? सही चुनाव करो, ये मैं कहा करता हूं। जब कोई व्यक्ति मजबूरी का रो ना रोए तो मैं उसको ये बात बोलता हूं। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर पूर्ण दोषारोपण कर दिया जाए कि उसके गुनाहों के लिए बस वो व्यक्ति ही जिम्मेदार है, तब मैं एक प्रतिप्रश्न उठाता हूं, बिल्कुल उल्टी तरह का। मैं पूछता हूं, क्या वाकई बस वो व्यक्ति जिम्मेदार है? वो व्यक्ति कहां से आया? आसमान से टपका? बोलिए ना, कहां से आया? हम जानते नहीं वो कहां से आया और हम क्रोध खूब दिखाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उस व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूं मैं यहां उसको बचाने, उसकी वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूं।
लेकिन अगर हम वाकई सच्चाई जानना चाहते हैं तो क्या ये उचित नहीं कि हम समझें कि ये अपराधी आते कहां से हैं, और अपराधी सिर्फ वही नहीं है जो ऐसे अपराध करते हैं जो कानूनन अमान्य हैं। राजनेता भी अपराध कर रहे हैं, घरों में पति भी अपराध कर रहे हैं, पत्नियां भी अपराध कर रही हैं, दफ्तरों में अफसर मैनेजर ये भी अपराध कर रहे हैं, हर कोई अपराध ही कर रहा है। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जिन्हें कोई कानून अपराध मानता ही नहीं। जिस बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए था आपने पैदा कर दिया। दुनिया की किसी किताब में यह अपराध नहीं माना जाएगा, पर यह घोर अपराध है। आप मांसाहार करते हैं, इसको अपराध माना ही नहीं जाता, इसको तो जायका माना जाता है, पर यह महाअपराध है, नारकीय अपराध है। तो मांसाहारी को मांसाहारी बनाया किसने? प्रयोग हो चुके हैं जहां छोटे बच्चों के सामने फल रख दिया जाता है और मांस रख दिया जाता है, और लगभग 100% बच्चे फल खाते हैं, मांस को छूते ही नहीं, घिना और जाते हैं। कई बच्चे रोना शुरू कर देते हैं मांस देख करके। उस बच्चे को जबरदस्ती मांस खिलाया किसने? क्या हम ये बात नहीं करना चाहते? वो कौन सी ताकत है जो हम सबको ही अपराधी बना रही है? हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपराध बिल्कुल कोढ़ की तरह फूट फूट के सामने आते हैं, बिल्कुल दिखने लगते हैं, उनकी चू रहे हैं अपराध उनके अस्तित्व से, उनके व्यक्तित्व से। उनको फिर हम अपराधी घोषित कर देते हैं, जेलों में ठूस देते हैं। अपराधी कौन नहीं है? और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम सब अपने प्रतिग्लानी भाव से भर जाएं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पता तो चले कि वास्तविक गुनहगार छुपा कहां बैठा है। वेदांत बताता है वास्तविक गुनहगार कौन है, उसका नाम ही है अविद्या। वास्तविक अपराधी का नाम है अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है मन को सांसारिक कूड़े कचड़े से भर लेना। अविद्या का अर्थ होता है अपने आप को अध्यात्म से विहीन, विमुख रखना। यह अविद्या है। हमारा पूरा समाज ऐसा है, पूरी हमारी प्रचलित संस्कृति ऐसी है जिसमें अध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं है, और जहां अध्यात्म के लिए जगह नहीं होगी वहां समाज की काया से, मैं कह रहा हूं, अपराध का कोढ़ बार बार फूट फूट कर निकलेगा। उस एक व्यक्ति को जिसने अपराध किया सजा निसंदेह मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि माहौल कैसा भी हो, अपराध करने का चुनाव तो अंततः उस व्यक्ति का ही था। वो चाहता तो अपने आप को रोक सकता था, भले ही माहौल कितना ही उसको प्रभावित कर रहा हो, दबाव डाल रहा हो। तो उस व्यक्ति को तो निसंदेह सजा मिलनी ही चाहिए, जो हत्यारा है या बलात्कारी है या चोर है। लेकिन क्या सिर्फ उस व्यक्ति को ही सजा मिलनी चाहिए? एक आदमी है जो एक धार्मिक नारा बोलते हुए जा करके दूसरे धर्म के लोगों की गर्दन काट देता है। इस आदमी को तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा सजा दो, पर मैं कहूंगा अभी और भी बहुत हैं जिनको सजा दो। इस व्यक्ति के पीछे कौन है? कौन है जो इसको बता रहा है कि धर्म का अर्थ होता है दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना, उनकी हत्या कर देना, वगैरह वगैरह। धर्म का ये गंदा अर्थ इसको पढ़ाया किसने, मुझे बताओ। सबसे बड़ा अपराधी वो है। इसको ये जो हत्या कर रहा है इसको सजा दो, पर इससे 4 गुनी सजा मिलनी चाहिए उसको जो ऐसों को तैयार कर रहा है। दुनिया में कोई नहीं प्रजाति होती जीव की जो दूसरे जीवों का बलात्कार करे, उनको ये ख्याल ही नहीं आता। मनुष्य ने ये अजब कारनामा कैसे करके दिखा दिया
कि गधा, घोड़ा, गाय, बकरी, ऊंट, इनका बलात्कार कर रहे हो? ये कहां से सीख मिल गई? कौन है जो मनुष्य में इतनी तीव्र कामुकता भर रहा है? क्या उसका नाम छुपा हुआ है? क्या आप नहीं जानते? एक आम आदमी को इतना घोर रूप से कामुक कौन बना रहा है, आप नहीं जानते? आपके मन में कोई विचार ना हो वासना का, आप टीवी खोलिए, वो आप में उत्तेजना का संचार कर देगा। आप किसी न्यूज पोर्टल पर चले जाइए, इंटरनेट पर, वहां पर नग्न अभिनेत्रियों के चित्र एक के बाद एक पसरे हुए होंगे, आप में वासना का संचार कर दिया जाएगा। बहुत सारी फिल्में हैं जो उनमें और पोर्नोग्राफी में कोई अंतर शेष नहीं है। आप कहीं भी जाइए, इनके गाने बज रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारे तीज त्योहारों और शादी आदि उत्सवों पर भी यही फूहड़ गाने बज रहे होते हैं। अब मुझे आप बताइए कि बलात्कार के लिए आपको प्रेरित कौन कर रहा है? कुत्ता नहीं करता बलात्कार, बंदर नहीं करता, शेर नहीं करता, कम से कम विजातीय बलात्कार तो ये बिल्कुल नहीं करते। आप नहीं पाएंगे कि शेर हिरणी का बलात्कार कर रहा है। उसे भूख लगी होगी, मार के खा जाएगा, बलात्कार नहीं करेगा। आदमी के भीतर इतनी वहशियत भरी किसने है, और जो भर रहा है ये वहशियत, उसे अनुमति कौन दे रहा है? क्या आप ये नहीं जानना चाहती? जो नेता आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको वोट किसने दिया है? वो आपने ही दिया है। फिल्मों के निर्माता निर्देशक जबरदस्त तरीके से आपको भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको पैसा किसने दिया है? टिकट खरीद खरीद के आपने ही दिया है। ये घर घर का अपराध है, ये हर जगह हो रहा है। ये आपके मोहल्ले की, आपके घर की, या बस आपके अनुभव की कहानी नहीं है। अपराध हवा में है, क्योंकि अविद्या हवा में है। मैं तो बल्कि कहूंगा कि आपने जो इतना विस्तृत विवरण दिया आपके अनुभवों का, वो कुछ भी नहीं है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, उतना भी नहीं है। क्योंकि बाकी अपराध तो हमें पता ही नहीं चल रहे, और दिक्कत यही है कि सारे अपराध हमें पता नहीं चल रहे। पता अगर चल जाएं तो क्रांति हो जाए। अधिकांश अपराधों को तो हम सामान्य मान लेते हैं, तो सामान्य जीवन है, ये तो क्या रखा है इसमें, इसको अपराध क्यों घोषित करें? यहां तो कदम कदम पर अपराध है। अपराध की क्या परिभाषा? किसी का नुकसान करने को अपराध कहते हैं, यही ना? किसी का आप नुकसान कर दें तो इसको हम घोषित करते हैं अपराध। जो अपना ही हित नहीं जानता, वो दूसरों का क्या कर रहा होगा? पल पल नुकसान ही तो कर रहा होगा ना। तो आप जानते बूझते करते हो ना करते हो, अनजाने में तो लगातार आप अपराधी हैं ही। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, अपने गुस्से को बोध दीजिए। नहीं तो आप गुस्सा कुछ चंद लोगों पर निकालती रहेंगी।
ये जो गंदा विशाल नाला है, ये जिस जगह से आ रहा है उस जगह पर उंगली रखिए, और वो जगह कोई एक सीमित भौगोलिक जगह नहीं है, वो जगह कुछ चंद लोगों की जगह नहीं है, वो जगह प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। उस जगह को आंतरिक अंधकार कहते हैं, उस जगह को, दोहरा रहा हूं, अविद्या कहते हैं। वहां से आ रहे हैं सारे अपराध। और देखिए, जिन लोगों ने दुनिया देखी है उनसे आप थोड़ा बात करेंगी ना, तो आपको कहेंगे कि पकड़े हमेशा छोटे चोर जाते हैं। आप जिनको अपराधी बता भी रही हैं, ये चिंदी चोर हैं, ये पॉकेट मार हैं, ये पकड़ लिए आते हैं, फिर हम कहते हैं देखो ऐसा कर दिया, देखो वैसा कर दिया। कोई गरीब अपने किसी झोपड़पट्टी मोहल्ले में बलात्कार कर दे, पुलिस आकर के 100 डंडे मारती है उसको, गरीब है, पकड़ा गया, डंडे उसे पड़ने भी चाहिए। पर महानगरों में पूरी की पूरी एक एस्कॉर्ट इंडस्ट्री चलती है, वो वेश्यावृत्ति की इंडस्ट्री है, और खुलेआम उसका विज्ञापन होता है। और जो समाज के सबसे सफेद पोश लोग होते हैं, ऊंची जगहों पर बैठे हुए सम्मानित धनी, ये उनके क्लाइंट्स होते हैं, ग्राहक। इनका नाम कभी आता है? और पैसे देकर के किसी का जिस्म खरीदना अपराध नहीं है क्या? पर उनका नाम कभी नहीं आएगा। वो आपकी नजरों में इज्जतदार बने रहेंगे, आप उनको वोट भी दे आएंगे, और अगर वो आपको किसी मंच पर दिखाई दे जाएं तो आप उनको मालार्पण भी कर देंगे, आप जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे। वहां आपको अपराधी दिखाई नहीं पड़ेगा। अपराध हर जगह है। अपराध हमारे मन से निकल रहा है, अपराध हमारी संस्कृति से निकल रहा है, माहौल से निकल रहा है। और इस माहौल को दूषित किया जा रहा है हमारी शिक्षा द्वारा। वापस आइए इस बात पर कि मनुष्य बहुत हद तक अपने माहौल की निर्मित होता है। जैसा इंसान का माहौल होता है वैसा बन जाता है माहौल, इंसान। किसी भी जगह को, परिवार को, समाज को, देश को बनाने में सबसे प्रमुख योगदान शिक्षकों का होता है। ये बात इतनी घिसी पिटी है, हर साल आप 5 सितंबर को यही बात सुनते हैं और तालियां बजा देते हैं, शिक्षक दिवस। हाँ, देश के निर्माता कौन? शिक्षक। शिक्षक, ताली बजा दो, सबको एक एक लड्डू मिल जाएगा, घर चले जाओ। पर यह बात वास्तविक है, शिक्षक ही बनाते हैं किसी भी जगह को। अब शिक्षक कौन है आज? घर पर शिक्षक है मां बाप, जो खुद घोर मूर्ख हैं। और भारत के लिए खेद की बात है कि शिक्षक यहां आमतौर पर वो लोग बनते हैं जो कुछ और नहीं कर पा रहे होते जीवन में। मेरा शिक्षकों की अवमानना का कोई इरादा नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि 5% शिक्षक ऐसे भी होते हैं, बहुत काबिल, बहुत समर्पित। पर मैं, जो बहुमत है 95%, उनकी बात कर रहा हूं। जो बहुत शिक्षा लेकर भी शिक्षक बनते हैं, उनके पास भी अपने विषय का ज्ञान हो सकता है, अध्यात्म में शून्य होते हैं। आप में से जिनके घरों में छोटे बच्चे हों,
आप देखिएगा कि उनके शिक्षक शिक्षिकाएं किस तरीके के हैं उनके स्कूलों में। और अगर मेरी आपकी बातचीत थोड़ी भी सार्थक रही है, कृष्ण से और वेदांत से आपका थोड़ा भी प्रेम रहा है, तो आपका दिल धक से रह जाएगा कि मैं ऐसे लोगों के सुपुर्द कर रहा हूं अपने बच्चों को। ये विद्यालय नहीं है, ये अविद्यालय है। यहां अविद्या सिखाई जाती है। फिर हमको बहुत बुरा लगता है कि कहां से आ गए अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी। यहीं से आ गए। और कहां से आ गए? इंसान का निर्माण तो शिक्षालयों में ही होता है। घर पर आप उसकी शिक्षा खराब करते हैं। और स्कूलों और कॉलेजों में जो एकदम अनुपयुक्त लोग हैं, उनके हाथ में शिक्षा सौंप दी गई है। और घर और विद्यालय यदि काफी नहीं थे तो बाकी शिक्षा हमको मिल जाती है मीडिया से, टीवी से, फिल्मों से और अपनी संगति से। और वहां से जो घनघोर शिक्षा मिलती है उसका तो कोई परवार नहीं। इस तरीके के खाद पानी से, ऐसी गंदी हवा से और ऐसे घुप अंधेरे में अगर विषवृक्ष नहीं पैदा होगा तो और क्या? बोलिए। अब आश्चर्य की बात यह नहीं है कि कुछ लोग हत्या इत्यादि क्यों कर देते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नियों को दहेज के लिए क्यों मार देते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि इतने सड़े हुए माहौल में भी कुछ लोग बचे कैसे रह जाते हैं। यह है आश्चर्य की बात। इसको कहिए कि यह है दैवीय अनुकंपा। कोई बचा कैसे रह गया? क्योंकि अंधेरों की साजिश तो बड़ी पूरी, बड़ी गहरी थी। उसके बाद एक इंसान भी बचा कैसे रह गया? धर्म सब कुछ है। आपकी शिक्षा में यदि अध्यात्म नहीं तो शिक्षा शिक्षा नहीं। आपकी राजनीति में अध्यात्म नहीं तो वो विष नीति है, अधर्म नीति है। आपके संबंधों में यदि अध्यात्म नहीं तो पति पत्नी का संबंध बहुत हद तक दुकानदार और ग्राहक का संबंध है, क्रय विक्रय का संबंध है। वही बात बाप बेटे, मां बेटे के संबंध पर भी लागू होती है। माल बेचा जा रहा है, माल खरीदा जा रहा है, और माल से जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो माल को कचड़े में फेंका जा सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी सेक्स रेशियो एट बर्थ 900 से भी कम है। उसका अर्थ है कि जन्म लेने वाली 10 लड़कियों में से लगभग 2 मारी जा रही हैं। हर 5 बच्ची में से एक जन्म लेते वक्त ही या जन्म लेने से पहले मार दी जाती है। या तो भ्रूण हत्या हो जाती है या फिर तो शिशु हत्या बोल दीजिए, नवजात हत्या बोल दीजिए। हम बात कर रहे थे कि स्त्रियों पर
अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार इत्यादि, दहेज हत्या इत्यादि। क्या ये जो बच्चियां जन्म से पहले मार दी जाती हैं, इनकी हत्या में इनकी माओं का कोई योगदान नहीं होता? क्या सारे मामलों में ऐसा ही होता है कि पति और बाप यही इच्छुक थे हत्या के, और मां तो विरोध कर रही थी, मां से जबरन हत्या करवा दी गई भ्रूण की? एक लिंग शोषक है और एक लिंग शोषित है, क्या ऐसी है कहानी? यह अंधेरा पूरा है, एकदम घना है, चारों ओर है, सबके लिए है? आमतौर पे दहेज हत्या के मामलों में जलाने वालों में सास का भी बड़ा अहम किरदार होता है। तो ऐसा है क्या कि एक लिंग दूसरे लिंग की हत्या कर रहा है, या ऐसा है कि लालच एक इंसान की हत्या कर रहा है? इसको हम क्या माने, पुरुष स्त्री की हत्या कर रहा है या लालच एक इंसान की हत्या कर रहा है? बोलिए। अगर पुरुष स्त्री की हत्या कर रहा है तो उसमें मरने वाली की सास इतना क्यों उपद्रव कर रही थी, उछल उछल कर योगदान दे रही थी? मिट्टी का तेल मैं डालूंगी इसके ऊपर। तो लालच है ना दोषी। उस लालच को इतने जबरदस्त तरीके से हमारे भीतर किसने घुसेड़ दिया? ठीक उन्होंने जिन्होंने वासना डाल दी हमारे भीतर, पागल कर दिया है आज के आम नौजवान को वासना ने। वो जी नहीं पा रहा। वो मिठाई की दुकान पर जाता है, वहां भी एक अर्धनग्न स्त्री की तस्वीर उसका स्वागत करती है। वो पुरुषों के कपड़े खरीदने के लिए जाता है, वहां पर भी एक नंगी देह लगी हुई है, उसके हाथ में पुरुषों की बनियान और चड्डियां हैं। स्त्री देह नंगी। और आप नहीं खरीदोगे ना सामान अगर आप में लालच नहीं बैठाया जा रहा। वो जो सास है जो अपनी बहू को जला डालना चाहती है, उसको इतना दहेज चाहिए क्यों? क्योंकि उसने टीवी पर अभी अभी विज्ञापन देखा है कि एक नए तरीके का एसी आया है बाजार में, वो मुझे भी चाहिए। वो जो सास है वो अभी स्त्री नहीं है, वो लोभग्रस्त व्यक्ति है एक। और उसमें लोभ कौन डाल रहा है? उसके घर में एसी लगा हुआ, उसे ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसको बताया जा रहा है लेकिन नया एसी आया, ज्यादा ठंडा करता है। और इस एसी का विज्ञापन भी कौन कर रही है? वहां भी एक आधी नंगी फिल्मी तारिका है जो कूद कूद कर बता रही है कि जब ये एसी चलता है तब तो मेरा मन करता है कि और अपने सारे कपड़े उतार दूं। और सास ने ये देखा और सास बिल्कुल बौरा आ गई, बोली मुझे भी यही चाहिए। और कैसे आएगा? और दहेज से आएगा। दहेज कौन लाएगा? बहू लाएगी। बहू ला नहीं रही, जला दो। हत्या किसने करी? सास ने करी। वो एसी है जिससे आग की लपटें उठी हैं। और ये बात हमें दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं विज्ञापन ही तो आ रहा है, विज्ञापन ही तो आ रहा है। और आजकल एक नई चीज चली है, जानवरों की लाशें उछाली जाती हैं विज्ञापनों में। आप कुछ देख रहे हो, अचानक से एक मुर्दा जानवर का मांस आपके चेहरे पे उछाल दिया जाएगा, खाओ इसको। और धन्य है भारत की न्यायपालिका जो इस पर रोक नहीं लगा रही और दंड नहीं दे रही। ये अहिंसा का देश है। यहां बहुत सारे समुदाय अभी भी ऐसे हैं जो मांस को हर प्रकार से अधर्म समझते हैं। वो कुछ भी देख रहे हो बैठ करके,
उनके सामने अचानक उछलता हुआ मांस आ जाता है, कहते हैं डब्बा बंद स्वादिष्ट मटन ये आपके घर पे हम डिलीवर करेंगे। और सिर्फ मुर्गा और बकरा ही नहीं, डक, रैबिट, ये सब हम आपके घर लेकर के आएंगे। और उसमें पूरा दिखाया जाता है, ये बढ़िया देखिए, लाल लाल गुलाबी गुलाबी मांस है, खाइए। इन्हें कौन डालेगा जेल में? और सबसे पहले इनको जेल होनी चाहिए या नहीं? इन्हें कोई जेल में डालने की बात नहीं कर रहा, आप बड़े आराम से इन विज्ञापनों को देख लेते हैं। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं, आपको मजबूर किया जाता है कि आप वो चीजें भी खरीदें। और उन चीजों को खरीदने के लिए आपको हत्याएं तो करनी पड़ेंगी, घूस तो खानी पड़ेगी ना। फिर आप पूछते हैं अपराध कहां से आया? लालच से आया। लालच कहां से आया? लालच का संचार आप में बेचने वाले ने किया, क्योंकि उसे अपना माल बेचना है, क्योंकि उसको भी लालच है। उसको क्यों लालच है? क्योंकि उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब थी। हर आदमी को जब तुम लगातार भोग भोग और भोग की ही शिक्षा दोगे तो वो अपराध नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम मुझे बताओ, उसकी मजबूरी समझो। वो टिंगू सा होता है 2 साल का, तब से लेकर के उसकी आखिरी सांस तक तुम उसको लगातार यही सिखा रहे हो, तो और भोगो और कंज्यूम करो और ये चीजें घर में लेके आओ, यहां घूम के नहीं जाओ। सोशल मीडिया से आप बच नहीं सकते, आज की जिंदगी का वो अनिवार्य हिस्सा है। और आप उसमें खोलिए, आपको दिखाई देगा फलाना फिल्मी स्टार जाके मालदीव में बैठा है, मॉरिशस में बैठा है, वहां बीच पर लेटा हुआ है। आप में कर दिया गया कामना का संचार, अब आपको भी जाना है। और ये सब कुछ स्पॉन्सर कौन कर रहा होता है? टूर ऑपरेटर्स। ये बात हमें पता नहीं चलती। हमें लगता है वो अदाकारा तो वास्तव में खुद ही घूमने घामने गई होगी और वहां फोटो वोटो अपनी नंगी नंगी खिंचा के डलवा रही है, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहां किसी का माल बेचा जा रहा है। आपको एक बार बता दिया गया किसी के मांस में जायका है, आप क्यों नहीं खाओगे? आपकी शिक्षा ने आपको करुणा तो सिखाई नहीं है ना। करुणा नाम का कोई विषय था आपके पाठ्यक्रम में? विज्ञान, भूगोल, गणित, भाषाएं, ये सब आपको बताए गए। करुणा सिखाई गई? करुणा नहीं सिखाई गई तो आपको क्यों ताज्जुब है अगर एक आदमी दूसरे के सीने में खंजर उतार देता है तो? क्योंकि ये बातें देखिए सीखनी पड़ती हैं। जानते हैं ना हम कि पैदा भी हम भी बहुत हद तक पशुओं की तरह ही होते हैं। इंसान को उच्चतर मूल्य सिखाने पड़ते हैं, आप उसको सिखा नहीं रहे हैं, उसमें कहां से आ जाएंगे? करुणा प्राकृतिक नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, वो विद्या से आती है और विद्या हमें दी नहीं जा रही। अब हमारे बच्चे हैवान निकलें तो ताज्जुब क्यों? स्वार्थ शरीर में निहित है। स्वार्थ हम कोख से लेकर के पैदा होते हैं, डर हम कोख से लेकर पैदा होते हैं, हिंसा हम लेकर पैदा होते हैं। लेकिन प्रेम सीखना पड़ता है, करुणा सीखनी पड़ती है, बोध जागृत करना पड़ता है, निर्भयता प्रज्वलित करनी पड़ती है। ये अपने आप नहीं हो जाते। हमारी शिक्षा व्यवस्था ये सब सिखा रही है क्या? और नहीं सिखा रही तो आप में कहां से आ जाएगा ये सब? ये सब सिखाने की जगह इनसे बिल्कुल विपरीत बातें सिखाई जा रही हैं। हमें पशुओं से भी नीचे गिराया जा रहा है। अब समाज का ये हाल क्यों ना हो, मुझे बताइए। फिर हमें ताज्जुब होता है, अरे फलाने ने इतना विभत्स हत्याकांड कर दिया। किसी की पत्नी का किसी से प्रेम संबंध था तो पत्नी जी ने और उन नए प्रेमी जी ने मिलकर के पति जी की हत्या करी। फिर पति जी की लाश को काटा, उसके 150 हिस्से किए और फिर वो जो 150 हिस्से थे उनको बोरे में भर के उसी बोरे के बगल में
उत्सव मनाते हुए पत्नी जी और प्रेमी जी ने संभोग किया। क्यों ना करें? अगर जीवन है ही बस मजे मारने के लिए, हमें आ रहा है इसी मजा, हम मजे मारेंगे। और आपको यही तो बताया जा रहा है ना कि जीवन किस लिए है? मजे मारने के लिए। अब किसी को इसी में मजा आ रहा है तो वो क्यों ना मारे मजे। जीवन का कोई वास्तविक लक्ष्य होता है, ये आपकी शिक्षा आपको बता रही है? नहीं बता रही। तो फिर जीवन का जो पाशविक लक्ष्य हो सकता है वो हमने पकड़ लिया है। कम अपराध आपको अगर अभी भी देखने को मिल रहे हैं तो वो सिर्फ खौफ की वजह से है। डंडे का खौफ, पुलिस का खौफ, इसलिए नहीं कि लोग अच्छे हैं। इसीलिए जिन जगहों पर डंडे का खौफ थोड़ा कम हो जाता है वहां आप तुरंत देखते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई है। देखते हैं कि नहीं? और फिर उसको ठीक करने का भी आपके पास एक ही तरीका होता है, पुलिस चाहिए, कोई डंडे वाला चाहिए जो आकर के पीटे दनादन दनादन, तो लोग थोड़ा डर के मारे सही रहेंगे। पर डर के कारण अगर आप अपराध करने से रुके हुए हैं तो आप कोई ना कोई और तरीका निकालेंगे अपराध करने का, क्योंकि अपराधी तो बचा ही हुआ है, अपराधी कहीं चला नहीं गया, अपराधी बस दुबका हुआ है डर में। यही हालत पूरे पश्चिमी जगत की है। आमतौर पे हम कहते हैं कि पश्चिम में न्याय व्यवस्था की हालत थोड़ी बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आबादी के अनुपात में बलात्कार पश्चिम में कहीं ज्यादा होते हैं भारत से। और पश्चिम का आम नागरिक, हम कहते भले ही हैं कि वहां पर आजादी बहुत है, फ्रीडम बहुत है, लिबर्टी बहुत है, लेकिन पश्चिम का आम नागरिक बहुत डरा हुआ रहता है। ये डर ही उसको कानून परस्त बनाता है। सिर्फ इस डर के कारण वो कानूनों का पालन करता है और कोई बात नहीं। भारत में एनफोर्सिंग मैकेनिज्म की कमी है। वहां पर आपने अगर लाल बत्ती पर गाड़ी आगे निकाल दी, ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो सब कुछ आपको पकड़ लेते हैं, तुरंत आपका टिकट कट जाता है, तो बंदा डरा हुआ रहता है। फिर आप कहते हैं देखो वहां के लोग कितने ज्यादा सभ्य हैं और व्यवस्था प्रिय हैं, कानूनों का उल्लंघन नहीं करते। अरे उल्लंघन करेंगे तो बहुत पिटेंगे, इसलिए नहीं करते। भारत में भी तुम तानाशाही चला दो। जब इमरजेंसी लगी थी 75 में, तो भारत में भी कानून व्यवस्था की हालत काफी सुधर गई थी। आप में से जो लोग उस समय पर रहे होंगे वो जानते होंगे, ट्रेनें समय पर चलती थीं, दफ्तरों में घूस कम ली जाती थी, काफी चीजें बिल्कुल ठीक हुई थी। डंडा लगा दो ठीक हो जाएंगे। पर डंडे के जोर पर कितना ठीक रखोगे? डंडे के जोर पर ठीक रखोगे तो तुम्हारी शांति और अहिंसा वैसे ही होगी जैसे पश्चिम की है, कि ऊपर ऊपर से शांति है और नीचे नीचे आणविक जखीरा। इंसान इंसान के साथ शांति से सिर्फ एक तरीके से रह सकता है, आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा। और उदारवाद के नाम पर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमने अपने बच्चों को वंचित कर दिया इन उच्चतर मूल्यों से। हमने कह दिया स्कूलों के पाठ्यक्रम में वेदांत कैसे हो सकता है, संतों की सीख कैसे हो सकती है? भाई हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। मत सिखाओ बच्चों को ये सब, फिर छाती पीटो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक तो घिनौनी हरकत तब है जब पति पत्नी पर अत्याचार करे या पत्नी पति पर करे, एक तो वो है। और मुझे समझ में नहीं आता क्या ये बराबर की घिनौनी बात नहीं है जब पति पत्नी में प्रेम नहीं लेकिन 40 साल से साथ रहते हैं, साथ सोते हैं? ये बराबर की घिनौनी बात नहीं है क्या? बोलिए, ये अपराध नहीं है? तो ये अपराध तो हर घर में हो रहा है। जब प्रेम हमें सिखाया ही नहीं गया तो पति पत्नी में कहां से आ जाएगा? शारीरिक संपर्क को प्रेम बोलते हैं क्या?
उस अपराध की कोई बात नहीं करेगा। प्रेम नहीं है, बच्चे 4 हो गए, ये अपराध की पैदाइश नहीं है। बलात्कार से किसी को गर्भ हो जाए तो हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ। और पत्नी ने इसलिए शादी कर ली क्योंकि पति के पास अच्छी नौकरी थी, लड़का अच्छा है, बढ़िया है, खूब कमाता, सरकारी नौकरी, इतना पाता, वो शादी कर लेते। और पतिदेव ने उस पत्नी को इसलिए चुन लिया क्योंकि कद काठी उसकी आकर्षक थी, बढ़िया, एकदम मस्त है, गर्मा गर्म। प्रेम कहीं नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया और 4 बच्चे पैदा कर दिए। ये 4 बच्चे बलात्कार की पैदाइश नहीं है, बस इसमें बलात्कार दोनों तरफ से हुआ है, पत्नी ने पति का किया है, पति ने पत्नी का किया है। प्रेम कहां है? जहां प्रेम नहीं है फिर भी शारीरिक संपर्क है, वो या तो बलात्कार है या वेश्यावृत्ति है। कहीं मैं पढ़ रहा था, मुझे गलत नहीं लगा, जब कोई स्त्री पैसे के लिए बिकती है तो उसको वेश्या बोलते हैं, लेकिन जब कोई पुरुष पैसे के लिए बिकता है तो उसको दूल्हा बोलते हैं। या तो बलात्कारी हैं या ग्राहक हैं। और सबसे बड़ा अपराध यही नहीं है। मैं इसको सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी से तो लोग पैदा हो रहे हैं ना। यह ऐसा अपराध है जिससे लोग पैदा हो रहे हैं, पूरी आबादी खड़ी हो रही है जिससे। जिन्होंने हमें सिखाया प्रेम प्रेम सब करें, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए, उनका नाम नहीं जानते आज के बच्चे। उनका नाम नहीं जानेंगे बच्चे तो प्रेम भी फिर कहां से जानेंगे भाई। नहीं समझ में आ रही बात? इतनी सीधी है पर समझ में नहीं आ रही। मैं माओं से कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न एक महिला द्वारा उठाया गया है। आपके घर में जो आपके सुपुत्र हैं ना, उनको अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रही हैं तो या तो आप एक बलात्कारी पैदा कर रही हैं, बड़ा कर रही हैं, या महिला देह का ग्राहक। कैसा लग रहा है सुनने में? ये बहुत भद्दा लग रहा है ना, बिल्कुल अश्लील लग रहा है ना। ये सुनने में इतना बुरा लग रहा है, जब हो रहा है तब बुरा नहीं लग रहा। मैं बार बार व्यक्ति के व्यक्ति से संबंध पर आता हूं क्योंकि घर में जो हो रहा है समाज वहीं से चलना है। घर इकाई है, घर में जो हो रहा है देश की राजनीति वहीं से चलनी है, फिर पूरा संसार वहीं से चलना है। तो इसीलिए मेरी मूल रुचि व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध में है। वो यदि ठीक है तो पूरी दुनिया ठीक चलेगी, और वही अगर विकृत है तो फिर अमेरिका और रूस में लड़ाई हो, आपको क्या आश्चर्य है? आप सोचेंगे अमेरिका और रूस लड़ गए। नहीं, अमेरिका और रूस की बात नहीं है, ये विकृत व्यक्तियों की करतूत है। अमेरिका क्या है? मुझे अमेरिका लाके दिखाओ। अमेरिका क्या है? अमेरिका क्या है? अमेरिका तो एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है। ये जो लड़ बैठे हैं ये व्यक्ति हैं। मैं जानना चाहता हूं इन व्यक्तियों को विकृत किसने किया, और ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए, इन व्यक्तियों को इतना खराब किसने कर दिया? मोहल्ले बनते हैं, सड़कों का नामकरण होता है, स्टेडियम
बना के नाम दिया जाता है उन्हें। कितनी चीजें होती हैं। अधिकांश किनके नाम पे? राजनेताओं के नाम पे। मुझे बताइएगा, संत रैदास के नाम पर आपने कितने पुल, कितने मोहल्ले, कितनी सड़कें, कितने स्टेडियम देखे हैं? बताइएगा। लेकिन कोई छुटभैया भी राजनेता होगा, उसके नाम पर भी कम से कम एक गली तो रखी दी जाती है। राजा भैया स्ट्रीट। इस इतने बड़े देश में जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम पर एक पुस्तकालय नहीं है। उनकी अपनी फाउंडेशन कुछ काम कर रही है, अच्छा, वो अलग बात है। पर इस देश ने जरा भी अनुग्रह नहीं दिखाया। आपके अखबारों में मुझे बताइए, संतों और ऋषियों का कितनी बार उल्लेख आता है? ये जो टीवी लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इसमें कभी मानस की एक आध चौपाई, कबीर साहब का एक आध दोहा, गीता का एक आध श्लोक, ये भी सुनने को मिलता है। वो शक्लें देखिए, वो जो टीवी पर बैठे रहते हैं और आकर भौंकते रहते हैं, उनकी औकात है, उन्हें पता भी है एक भी चौपाई। एक से एक अंधे, मूर्ख, नाकाबिल लोग, आप इनकी शक्लें देखते हैं 24 घंटे। इनके प्रभाव से कैसा हो जाएगा आपका मन, सोचिए। और लगातार आपको देखनी पड़ रही हैं इन्हीं की शक्लें, ये कुछ भी भौंक रहे हैं और आप सुन रहे हैं। और ये संबंध हमें सीधे सीधे स्पष्ट होता नहीं कि सारे अपराध यहीं से निकल रहे हैं। हमको लगता है अपराध तो चाकू ने किया है, अपराध तो पिस्तौल ने किया है। अपराध उस अज्ञान ने करा है जो आपके दिमाग में ठूसा जा रहा है। ये बात आपको स्पष्ट ही नहीं होती। आप बैठ के देख लेते, कहते अच्छा हमारी सेवा की जा रही है, हाँ भाई जरा चाय लेके आओ, और एक समोसा, चुस्कियां लेते हुए देख रहे हैं, वो बता रहा है वहां पे वो खड़ी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चार बातें बोलती है, चार पांच तो वहां टिकर चल रहे हैं उसके नीचे, ये खरीदो वो खरीदो, ऐसा है वैसा है, फिर 5 विज्ञापन आ जाते हैं, फिर आ जाती है अपने बाल वाल फैला करके और फिर बोलती है अब ये हो गया, अब वो हो गया, क्या हो गया, फलाने गांव में फलाना पुल ढह गया, उसके नीचे एक भैंस और एक मुर्गी फंसी हुई है, मुख्यमंत्री ने जल्द राहत का ऐलान किया है और कलेक्टर ने कहा अभी दौरा लगाता हूं। थोड़ी देर में पता चलेगा कि भैंस की ज्यादा बात हो रही, मुर्गी कम बात हो रही है। भैंस की ज्यादा बात क्यों हो रही है? क्योंकि भैंस अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति की थी। मुर्गी ना ना, इसका कुछ नहीं। और ये सब हम खाते पीते रहते हैं, ये हमारा आहार है, हमारी इंद्रियों को ये आहार मिल रहा है और हम इसको ले रहे हैं। जिंदगी को ही आदत डाल दी गई है बेहोशी की। कुछ पता नहीं कि हमें क्या खिला दिया गया, क्या पिला दिया गया।